तुम न होते तो हम न होते, तुम न होते तो हम न होते, होता नहीं ये नज़ारा, होता नहीं ये नज़ारा। भीम जी अगर तुम न आते, भीम जी अगर तुम न आते, होता नहीं ये गुजारा, होता नहीं ये गुजारा। तुम न होते तो हम न होते, तुम न होते। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी मुक्तांगण, जहां व्यक्त होंगे मुक्त विचार मुक्त मन। दोस्तों, आज 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिन। जी हाँ, सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस महापरिनिर्वाण दिन पर एसएसटी महाविद्यालय की तरफ से उन्हें शत नमन। एक शख्स जिसने ज्ञान की बुनियाद पर इस देश की हजारों सालों की व्यवस्था पलट कर रख दी। जी हाँ, जिंदगी भर खुद के जख्म एक दामन में समेटते हुए रखे और अपने आंसुओं से लिख दी इस समाज की, इस देश के परिवर्तन की कहानी। जी हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 इसी दिन उनका निर्वाण हुआ। लेकिन यह प्रज्ञा सूर्य का अस्त तो हुआ, लेकिन आज भी उनके न्याय, समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, इनकी किरणें समाज को एक नई रोशनी हर दिन दे रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक अर्थशास्त्रज्ञ, मानववंश शास्त्रज्ञ, समाज शास्त्रज्ञ, अच्छे अध्यापक, पर्यावरण प्रेमी, संगीत प्रेमी, महिलाओं के उद्धारक। मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के समाज का ऐसा कोई भी कोना ना हो जिसके लिए उन्होंने काम नहीं। परिवर्तन का एक इतिहास रच डाला और खुद भी एक इतिहास बन गए, द सिंबल ऑफ नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, इसी इतिहास के पन्ने आज इस मौके पर पलटने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मोमेंट के अच्छे लेखक, साहित्यकार, प्राध्यापक शुक्राचार्य गायकवाड़। देखते हैं उनके चरित्र की यह कुछ संक्षिप्त कहानी। भीम जी ने हमें रास्ता दिखाया, उस पर चलना हमारा काम है। हमारे ओठों पर हमारे भीम जी का नाम है। हमारे ओठों पर हमारे भीम जी का नाम है। भीम जी का नाम है, हमारे भीम जी का नाम है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की समग्र विकसित विचार प्रणाली से प्रेरित होकर आज उनके करोड़ों अनुयायी देशभक्ति की यह विचारधारा देश विदेशों में पहुंचा रहे हैं। उन्हीं में से आप एक निष्ठावान सिपी सालार हो। आप बचपन में ही गरीबी वर्ग व्यवस्था में बढ़े और पड़े हो। भेड़ बकरी चराने वाला यही शख्स भविष्य में कभी समीक्षक, स्तंभ लेखक, पत्रकार, शायर, साहित्यकार, विचारवंत, प्राध्यापक बनकर अगली पीढ़ी को शिक्षित, संस्कारित करने वाला शिक्षक और समाज का प्रबोधक बन जाएगा। शायद यह भिवंडी में दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाले आपके माता पिता ने कभी सोचा नहीं होगा। आपकी आज तक की कथा, कविता, समीक्षा, उपन्यास, नाट्य, बाल गीत, अनुवाद मिलाकर 45 से भी ज्यादा किताबें प्रकाशित है। आप 2017 में वाशी में हुए अम्बेडकरी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रह चुके हैं। डोंबिवली में हुए मराठी साहित्य सम्मेलन के काव्य सम्मेलन विभाग के भी अध्यक्ष रह चुके हो। इसी के साथ आप कई सारी धार्मिक, शैक्षणिक, साहित्य संस्थाओं से भी जुड़े हो। आप अपने लेखन, गायन, भाषण, काव्य के माध्यम से नए साहित्यकार और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हो। अपनी 50 साल की साहित्य संपदा के माध्यम से समाज का प्रबोधन करने वाली आपकी शब्द सेवा को एसएसटी महाविद्यालय का दिल से सलाम।
जी हाँ, आज के हमारे एसएसटी मुक्तांगण के अतिथि वक्ता है प्राध्यापक शुक्राचार्य रखमाबाई बालू गायकवाड़। तो दोस्तों, ये परिचय था प्राध्यापक शुक्राचार्य गायकवाड़ इनका। जी हाँ, उन्होंने अपने कथा, कविता, नाट्य, लेखन, निबंध, ऐसे न जाने कितने समीक्षाओं के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के चरित्र के कई सारे पहलू जो है वो समाज के सामने लाने की बहुत अच्छी कोशिश की है, सशक्त प्रयास किया है। जी हाँ, इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर आज उनके और कुछ पहलुओं पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ है प्राध्यापक शुक्राचार्य गायकवाड़। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएसटी मुक्तांगण में। धन्यवाद। मैं सभी भारतीय लोगों को सप्रेम जय भीम, सबको नमस्कार करता हूँ। और एसएसटी महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर पुरस्वानी सर, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अलग ढंग से, अनोखी ढंग से ये श्रद्धांजलि अर्पण की है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जी हाँ सर, कोविड का माहौल है और आज भी 6 दिसंबर को हम देखते हैं कि दादर की चैत्यभूमि में बहुत समुदाय जो होता है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहाँ पर मौजूद होता है। लेकिन आज इस संसर्ग की वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो एसएसटी महाविद्यालय ने यह सोचा कि क्यों न उनके विचारों का यहाँ पर उत्सव हम मनाएं और इस महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर उनके विचारों के बारे में समीक्षा की जाए, चर्चाएं की जाए, और यही सही मायने में श्रद्धांजलि होगी। ऐसा डॉक्टर पुरस्वानी सर इन्होंने सोचा और इस चर्चा का आयोजन किया। तो सर, एक सवाल रह के मेरे जहन में उठता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे इतने उत्तुंग व्यक्तिमत्व को क्यों सीमित कर दिया है हमने कि वो केवल एक समाज के, विशिष्ट समाज के कल्याणकारी नेता है या भारत के संविधान के शिल्पकार है? अगर आप व्यापक रूप से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ देखना चाहते हैं तो किस तरह से देखेंगे? अपने समाज में भी ऐसे कई लोग हैं और दूसरे समाज में कई ऐसे लोग हैं कि जो बाबा साहब को सीमित करना चाहते हैं। लेकिन मेरे दिल से, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है मुझे कि हमारे समाज के अंदर ऐसे भी लोग हैं वो बाबा साहब के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, उनके काम के बारे में, उसने जो काम किया है समाज के लिए, देश के लिए, उसको फैलाना चाहते हैं, उसका प्रचार करना चाहते हैं। और बाबा साहब क्या है समाज के लिए, देश के लिए, उसके बारे में चर्चा करते, जैसे आपने आज चर्चा करी है। तो कई लोगों के बारे में ऐसा लगता है, उनको लगता है कि ये बाबा साहब को सीमित करे, ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने अपने लिए सभी दुखों को दूर करके, अपने सुखों को दूर करके, जो समाज के लिए जान की कुर्बानी दी, अपने ज्ञान की कुर्बानी दी, अपने ज्ञान को बांटा लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए, तो उनके बारे में ये बात सोचना तो मुझे अच्छा लगता नहीं। क्योंकि जिन्होंने जो काम किया है वो सभी के लिए किया है, तो उनको क्यों सीमित रखें? हाँ, वो एक अच्छे अर्थशास्त्रज्ञ थे, समाज शास्त्रज्ञ थे, मानव वंश शास्त्रज्ञ थे। उन्होंने महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, न जाने, मुझे लगता है कि समाज का ऐसा कोई तबका नहीं है कि जिनके उद्धार के लिए काम नहीं किया हो। आपको मालूम है कि बाबा साहब का बचपना तो बहुत अस्पृश्यता के बारे में, उनके बारे में जो सोच थी, बहुत उनका अपमान हुआ, फिर भी उन्होंने दिल में नहीं रखा कि लोगों ने मेरा अपमान किया है, लोगों ने ऐसा किया, लोगों ने वैसा किया है। तो लोगों के लिए वो तो कहते हैं कि मेरा जन्म तो लोगों के भलाई के लिए हुआ है। उनका वाक्य है मराठी में कि माझा जन्म लोकांच्या कल्याणासाठी असावा, ऐसा उन्होंने कहा है, ताकि मेरा जन्म जो है लोगों के लिए है, कि मेरा काम जो है लोगों के लिए है, मैं लोगों के लिए सब कुछ काम करता है, मेरे जाति के लिए नहीं, कि सब समाज के लिए, जो भारतीय नागरिक है उसके लिए मैं काम करता हूँ। तो उन्होंने कृषि क्षेत्र के बारे में, रिजर्व बैंक के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में और नदी जोड़ प्रकल्प के बारे में बहुत बड़ा काम किया। इतना ही नहीं तो उन्होंने पत्रकारिता में भी बहुत बड़ा काम किया है, जैसे मूक नायक है, जनता है, वैश्विक भारत है, प्रबुद्ध भारत है, उनसे लेखन करके उन्होंने वो जो समस्या थी देश की, लोगों की, वो समस्या उन्होंने क्या की,
हल करने की कोशिश की। वो बहुत बड़ा उनका योगदान है इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर। सर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें भारतीय बौद्ध महासभा हो या समता सैनिक दल हो या रिपब्लिकन पार्टी जैसी एक राजनीति का दल हो, वो हमें विकास के लिए 3 ये प्रवाह दिए थे। आपको क्या लगता है, ये उतनी ही सशक्तता से यह प्रवाह आज काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि भारतीय बौद्ध महासभा ये बहुत बड़ा काम कर रही है। मैंने उसके बारे में एक लेख भी लिखा है। भरत हमारे शीर्षा रहे, औरंगाबाद के प्राध्यापक, उन्होंने लेख मुझे मंगाया और वो कहा कि आज भारतीय बौद्ध महासभा कहाँ है खड़ी, उनके बारे में कहो। तो भारतीय बौद्ध महासभा बहुत बड़ी काम करी है। हरियाणा में काम करी है, राजस्थान में काम करी है, गुजरात में काम करी है, महाराष्ट्र में काम करी है। बहुत उनकी संख्या बढ़ गई है, तो उनका बहुत बड़ा काम है। इससे भी बढ़कर काम होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है, ताकि कोविड के कारण कुछ होगा, लेकिन बहुत बड़ा उनका काम है। और समता सैनिक दल, मैं तो थाना में जब रहता था तो वहाँ भी समता सैनिक दल का बहुत बड़ा काम है। और समता सैनिक दल का जो काम, बाबा साहब का जो सपना था, वो सपना लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। जो उनकी संख्या बढ़नी चाहिए थी, वो संख्या बढ़ नहीं पा रही, उसकी दुख होता है। राजनीतिक दल भी और राजनीतिक दल आरटीआई भी उसको न्याय नहीं दे सकी, तो उसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर बाबा साहब ने कहा तुम एक बनो, एक संग आओ, एक काम करो, एकता है तो एक से अनेक सपना अपना पूर्ण हो सकता है। तो एकता होनी चाहिए, वो एकता नहीं है, इसका दुख होता है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पश्चात शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ और राजनीतिक दल पर उन्होंने जो सपना चाहा था वो पूरा नहीं हो सका। लेकिन सर, आज भी तो आरोप होते रहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भारत के मुक्ति संग्राम में कुछ भी योगदान नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से जब गोलमेज परिषद पहली थी, हाँ, तो उस वक्त बाबा साहब ने सवाल का जवाब दिया था। और बाबा साहब ने बहुत बड़ा काम किया है कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन कैसी? वो आर्थिक लोकशाही और सामाजिक लोकशाही, इनके बारे में उन्होंने सवाल उठाया था। उन्होंने सवाल उठाया था। और सवाल नहीं तो उन्होंने कहा था कि हमारे दलित लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनको भी स्वतंत्र मिलना चाहिए, या अस्पृश्यता जानी चाहिए, लेकिन वो जा नहीं रही थी। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज परिषद में सवाल उठाया था। और उस वक्त उन्हें निमंत्रण मिला था गोलमेज परिषद, हाँ, और उन्होंने सवाल का जवाब दिया था। बिल्कुल सर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1920 में जो मूकनायक पाक्षिक उन्होंने निकाला था, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन वो बहिष्कृत जो वर्ग है उनको उनके हक दिलाकर एक सामाजिक समता के आधार पर यह स्वतंत्रता चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर देश में, देश के आंदोलन के लिए, देश के स्वतंत्रता के लिए जेल के अंदर ही रहकर वो देशभक्त बने। देश के प्रति अच्छी भावना, देश के प्रति अच्छी मांग करना, ब्रिटिश सरकार से लड़ना जो उन्होंने किया है, तो वो भी तो अपने आप में एक काबिल तारीफ है। और उन्होंने भी कहा था कि मैं प्रथम भारतीय हूँ और अंतिम भी भारतीय रहूँ। एकदम सही बात कही आपने। बाबा साहब कहते थे मैं प्रथम भारतीय हूँ और अंतिम भारतीय हूँ। इसका कारण यह है कि उन्हें सभी जो भारतीय लोग थे उनके प्रति, वो महिला हो कोई भी हो, बाल कामगार हो या महिला कामगार है, उनके बारे में भी उनके दिल में इतनी सहानुभूति थी कि महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होते थे। महिलाओं काम करते, मेरे ख्याल से दिल्ली में एक महिला अपने सर पे कुछ सीमेंट की गोली लेकर चल रही थी, तो वो गिर गई। गिरने के बाद उनको 7 महीने की वो क्या बोलते हैं उसे, प्रसूति की प्रेग्नेंट थी। तो उस वक्त उन्होंने सोचा कि महिलाओं को 3 महीने की रजा मंजूर होनी चाहिए। सर, अब तक की चर्चा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हमने कई सारे रूप देखे, कई सारे के उनके कर्तव्य देखे, जो उन्होंने समाज के हित के लिए, कल्याण के लिए कई सारे काम किए, जिनकी अभी हमने चर्चा की है। लेकिन अगर उनका एक सर्वसमावेशक सामाजिक धोरण हमें स्पष्ट करना होगा तो आप किस प्रकार से करेंगे? मैं गीतों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। नागौर और पाटन की मुझे शायरी याद आती है। वो कहते हैं कि हमें क्या इल्म थे या ऐसे बदल जाएंगे, हमें क्या इल्म थे या ऐसे बदल जाएंगे, चांदी के चंद सिक्कों पर ये फिसल जाएंगे, एक दिन नागो अपने करनी के फल पाएंगे, अपने करनी के फल पाएंगे। सर, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने शायरी के माध्यम से यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का गौरव किया है,
तो उनकी जो मूवमेंट है, उनका जो जन आंदोलन है, लोगों तक पहुंचाने में महाराष्ट्र के वामन दादा कर्डक हो या प्रहलाद शिंदे हो या कई सारे कवि शायर हो, उनकी क्या भूमिका रही है? उनकी तो भूमिका ये है कि उन्होंने गीतों के माध्यम से बाबा साहब का बड़प्पन जो है, बाबा साहब का जो काम है समाज के लिए, देश के लिए, उसकी तरक्की किस प्रकार से वो गीतों से माध्यम से लोगों के दिल में वो बात बहुत कही है। मुझे और एक शायरी आ जाती है, मैं गा के भी दिखा सकता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। ओ बात करो पैदा, ओ बात करो पैदा, तुम अपनी जुबानों से, ये बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों से, दुनिया भी कहे कुछ है, ये दुनिया भी कहे कुछ है, इन भी मदीवानों में, ओ बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में। मैं एक शायर होने के कारण मैंने बहुत से गीतें लिखे हैं, बहुत शायरी भी लिखी है, लेकिन मुझे मेरे गुरु महाकवि वामन दादा कर्डक ने जो काम किया, मैं बचपन से उन्हें देखता था, और उन्होंने जो गांव-गांव में जाकर बाबा साहब का नारा, बाबा साहब का विचार, उसका प्रचार और प्रसार गीतों के माध्यम से कुछ मानधन न लेके भी वो काम करते थे। हर गली घर में, हर गली में, हर कुछ में जाते थे और बाबा साहब का काम करते थे गीतों के माध्यम से। जैसे प्रहलाद शिंदे हो, वामन दादा कर्डक तो है ही, लेकिन जैसे हमारे प्रताप सिंह बोदरी जी है, वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं, हरेंद्र यादव जी थे, और ऐसे कई लोग, श्रावण यशवंत थे, नवनीत जी थे, ऐसे बहुत कमाल लोग थे जिन्होंने अपने शायरों से कुछ बाबा साहब का नारा बुलंद किया, शब्दों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, और बाबा साहब का जीवन किस प्रकार से देश के लिए और समाज के लिए था, वो गीतों के माध्यम से बताते थे। आज उनकी अवस्था क्या है? आज अवस्था ऐसी है कि मैं शासन से कहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ कि उनका मानधन बढ़ाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी यही कहा करते थे कि मेरे अगर 10 भाषण होंगे तो Yes. किसी शायर का एक गीत यस, वही जो आशय है वो व्यक्त करने का सामर्थ्य रखता है। सर, आपके करीबी दोस्त है और एक अच्छे मोमेंट के हमारे कार्यकर्ता है, लेखक है, साहित्यिक भी है, NS भालेराव। उन्होंने आपके प्रति अपनी भावना व्यक्त की है, वो देखते हैं। 1976 पासून मी या डोंबिवलीमध्ये राहत आहे, पण 1989 साली आंबेडकरी चळवळीशी माझा संपर्क आला आणि त्या माध्यमातून मी या मंडळींच्या सोबत काम करायला लागलो। गायकवाड सरांच्या सोबत राहिल्यामुळे मला बाबासाहेबांच्या विषयी, भगवान बुद्धांच्या विषयी माहिती मिळाली आणि जवळजवळ 17 वर्ष अभ्यास केल्यानंतर धम्मदीक्षेच्या सुवर्ण महोत्सवामध्ये गायकवाड सरांच्या सोबतच मी स्वतः जाहीररित्या बुद्ध धम्माची दीक्षा घेऊन एक डोंबिवलीमध्ये इतिहास असा घडवला असं मला वाटतं। अनेक ठिकाणी गायकवाड सरांच्या सोबत मी श्रोता म्हणून पण आणि वक्ता म्हणून पण कार्यक्रमाला जात असतो। अनेक ग्रंथ गायकवाड सरांचे मी वाचलेले आहे। नुकतंच त्यांची धम्मसंवेद ही कादंबरी डॉक्टर श्रीपाल सबनीसांच्या अध्यक्षतेखाली इथं प्रकाशन झालं। त्या कार्यक्रमालाही मी वक्ता म्हणून होतो। धम्मावर नितांत प्रेम करणाऱ्या, कवितेवर नितांत प्रेम करणाऱ्या आणि जवळजवळ आतापर्यंत 46 ग्रंथांची निर्मिती करणाऱ्या या साहित्यप्रेमीचा मी अत्यंत एक चांगला मित्र आहे। त्यांच्या ग्रंथांचा एक वाचक आहे। त्यांना दीर्घ आयुष्य लाभो असे शुभचिंतन मी या ठिकाणी व्यक्त करून थांबतो। धन्यवाद भालेराव जी, मेरे बारे में अपनी इतनी अच्छी बातें कही, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से जो हमें एक राह दिखाई है, जो न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, इन मूल्यों का हमें बहुत अच्छे से दर्शन कराती है और हमें आचरण करने पर प्रेरित कराती है, तो क्या आज हमारा देश हो, हमारा समाज हो, उस नक्शे कदम पर चल रहा है? मेरे ख्याल से ये तो बहुत बुरी बात है, ताकि अगर यह समाज संविधान के बारे में
उस पर चलता था समाज या राजकीय लोग तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। ये महान और देश बढ़ता था, लेकिन वो बात नहीं है, विषमता लगती है। उस राह पे लोग नहीं चल रहे हैं, वो चलना चाहिए। अगर उस बाबा साहब ने बताए हुए रास्ते पे लोग चलेंगे तो ये देश में महासत्ता आएगी, ये देश बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा बाबा साहब का सपना था। उन्होंने कहा था कि संविधान अगर मैं दे रहा हूँ, इसे चलाने वाले अगर सशक्त रहेंगे तो ये अच्छा साबित होगा। सही बात है, यही कहा था। और उन्होंने ये कहा था समता, स्वतंत्र, बंधुभाव और न्याय अगर लोगों को चाहिए तो संविधान का अध्ययन करो, कि संविधान हमारा प्राण है, भारत का संविधान हमारा प्राण है। और इसीलिए भारत के संविधान के बारे में आज 26 नवंबर को लोगों ने संविधान दिन के लिए उनके गुणगान गाए। सर, उन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वही विचारों को जो नक्शे कदम पर आप चल रहे हो, और मराठी में आपकी बहुत पसंदीदा गज़ल है। मैं दर्शकों से चाहूँगा कि यह गज़ल मराठी में है और सर की बहुत बहुत पसंदीदा और बहुत प्रचलित है, तो उसका आप जरूर श्रवण करें। और मैं भी आपसे इल्तिजा करता हूँ सर कि उस गज़ल की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर आप पेश कीजिए कि तुझा पावलांचे ठसे पाहिले। वो गज़ल है, तुझा पावलांचे ठसे पाहिले में दिशा मज कळाली तसा चाललो मी। तुझा पावलांचे ठसे पाहिले मी, दिशा मज कळाली तसा चाललो मी, क्या बात है? तसा धावलो मी, तसा चाललो मी। तुझ्या पावलांचे बाबा, तुझ्या पावलांचे ठसे पाहिले मी, दिशा मज कळाली तसा चाललो मी, क्या बात? तसा वाढलो मी, तसा धावलो मी। तुझ्या पावलांचे, तुझ्या संविधानाने आज हक्क हे मिळाले, तुझ्या संविधानाने आज हक्क मज मिळाले। नव्या त्या विचारा असा आज जोडलो मी, नव्या त्या विचारा असा जोडलो मी, असा धावलो मी, असा वाढलो क्या मी। बात है सर, तुझ्या क्या बात है सर, पावलांचे बहुत बढ़िया, बाबा, तुझ्या बहुत बढ़िया सर। पावलांचे, तुझ्या बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया पावलांचे। सर। यही जो नक्शे कदम पर आप चल रहे हो, आज नई पीढ़ी भी चल रही है। आपके एक कार्यकर्ता है सूर्यकांत पारधे, जो रक्तदान के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं डोंबिवली और आसपास के उपनगरों में। जिन्हें भी रक्त की ज़रूरत होती है तो वो उन्होंने जो अपनी संस्था के माध्यम से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नहीं तो उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है, वो भी देखते हैं। कवी, गायक, प्राध्यापक, अध्यापक, नेते, अशा अनेक उपमा ज्यांना कमी पडतील असे शुक्राचार्य गायकवाड डोंबिवलीचं एक मोठं व्यक्तिमत्व आहे। आणि यांना मी बरेच वर्ष ओळखतो, म्हणजे 30-40 वर्ष मी त्यांना कमी डोंबिवलीत ओळखतो। आणि त्यांनी प्राध्यापकाच्या माध्यमावर प्राध्यापक असताना एक नवी पिढी घडवलेली आहे समाजामध्ये। एक चांगलं स्थान म्हणजे त्यांना वेगवेगळे साहित्याचे पुरस्कार, एक साहित्यिक असल्यामुळे व्यवस्थित पुस्तकं, त्यांची पुस्तकं बरीच प्रकाशित आहेत, बरीच त्यांनी लेखन केलेलं आहे। बाबासाहेबांचे विचार आज या वयात सुद्धा ते घरोघरी रिटायर झाल्यानंतर सुद्धा घरोघरी जाऊन लोकांना त्यांचे विचार सांगतायत। एक नवीन पिढी घडवायचं काम त्यांच्या हातून चाललेलं आहे। एवढं मोठं व्यक्तिमत्व आहे की डोंबिवलीमध्ये कुठेही कार्यक्रम असेल, डोंबिवलीतच काय मुंबई, पुणे, संपूर्ण महाराष्ट्रात ते प्रसिद्ध आहेत। समाजात सामाजिक कामात त्यांचं एक मोठं योगदान आहे। आणि असे आमच्या ओळखीचे आहेत, म्हणजे माझ्या त्या ओळखीचे आहेत, याचाही मला खूप अभिमान आहे। हेलो पारधे जी, धन्यवाद, आपने मेरे बारे में 2 शब्द कहे। जय भीम। सर, आज के इस दौर में जो युवा पीढ़ी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ के समाज कारण हो या राजकारण हो या किसी भी क्षेत्र का युवा जो था वो किस तरह से अपेक्षित था? मेरे ख्याल से बाबा साहब अम्बेडकर यही चाहते थे युवकों से कि तुम पढ़ो लिखो, संस्कारित बनो। ये बात इनके लिए बहुत गर्व की बात थी, ताकि उन्होंने जीवन जिस प्रकार से शैक्षणिक क्षेत्र में काम किया है, डिग्रियां प्राप्त की है, वो देश के लिए, समाज के लिए, उसी प्रकार से
ये युवक भी पैदा हो जाए, इस प्रकार से अपनी प्रगति करे, उन्नति करे और प्रयास करके डिग्री संपादित करके देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करे। यही बाबा साहब की अपेक्षा थी। और दुख की बात यह है कि वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है, वो पूरी होनी चाहिए। तो लोगों ने एक ध्यान में बात लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से संस्कृत होना है। ये बात अगर युवक अपने दिल में ले, समझ ले तो समाज की भी और देश की भी प्रगति हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के नहीं, इस विश्व के एकमात्र सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाते हैं। ये हमारे देश के लिए बड़ी फक्र की बात है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अभी कोविड का माहौल चल रहा है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए दादर के चैत्य भूमि में सारे विश्व से तमाम उनके अनुयायी जो है, उनके चाहने वाले वो वहाँ पर आते हैं। लेकिन कोविड की वजह से हम इस वक्त वहाँ पर जा नहीं सकते। तो इस माहौल में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को किस तरह से आदरांजलि अर्पित करें? अगर बाबा साहब को आदरांजलि अर्पित करनी है तो मेरे ख्याल से अपने घरों में, अपने ही परिवार में बाबा साहब की तस्वीर लगा दो, बुद्ध की तस्वीर लगा दो और त्रिशूलम पंचशील ले लो, कुछ पाठ पढ़िए, उनकी किताबें पढ़िए, उनके विचार, अनमोल विचार सभी को समझाइए, उनको बताइए ताकि उनसे अभिवादन हो जाए। ये बात हर एक इंसान अपने घर में ही कर सकता है। अगर ऐसे करेंगे तो बाबा साहब ने जो जो बातें कही है, अपने परिवार के साथ एक साथ मिलकर हम घर में बैठकर बाबा साहब को अभिवादन कर सकते हैं। बिल्कुल सर। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समानता का, विद्वत्ता का, पांडित्य का बहुत बड़ा सूर्य है। क्या बात है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर उस सूर्य का एक अंश भी हम अपने आप में समा सके, प्रज्ञा सूर्य कहते हैं प्रज्ञा बाबा सूर्य, साहब को। उसका एक अंश भी अगर हम अपने आप में समा सके और मानव मुक्ति के लिए हमारा योगदान दे सके तो एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे, अच्छे भारतीय कहलाएंगे। इसी मोड़ पर दोस्तों इस चर्चा को हम विराम देते हैं। मैं सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और अपने विचार, अपने समीक्षाएं यहाँ पर दर्शकों से आपने सम्मिलित की। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, हम एसएसटी मुक्तांगण के माध्यम से ऐसे ही समाज रत्नों को आपसे वाकिफ कराते रहेंगे। आप देखते रहिए एसएसटी मुक्तांगण।